नमस्कार मित्रों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस सीरीज में आगे बढ़ते हुए UPSC EPFO APFC 2015 के पेपर को एनालिसिस करेंगे। और यदि आप 2021 का पेपर, EOAO का 2017 का पेपर यदि आप नहीं देखे हैं तो आप ये प्लेलिस्ट में इस चैनल पे दिया होगा, आप देख सकते हैं। और आज 2015 का एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे बचे हुए हैं, तो एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर को बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करके यूपीएससी कैसे पूछने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में जो प्री का क्वेश्चन आया है ये अचंभित कर दिया है। तो क्या सच में ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बनने वाला है? तो उन्हीं लोगों का बेहतरीन एग्जाम गया जो PYQ को बहुत बेहतरीन ढंग से एनालिसिस किया हुआ था। तो आज हम GS के पेपर को एनालिसिस करेंगे। देखते हैं GS के पेपर को। इंग्लिश और मैथमेटिक्स से इसका जो है क्वांट और इंग्लिश को हम लोग अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज हम लोग GS के क्वेश्चन को करते हैं। GS के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 11 नंबर से। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। तो निम्नलिखित घटना का कालानुक्रम क्या होगा? देखिए, जब यदि कोई एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा तो इतना फैक्चुअल जो है सो माइंडसेट में नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी अगर अटेम्प्ट लेना ही है तो हमको सिर्फ इसके विषय में एक जानकारी मालूम पड़ती है कि ये 1526 ईस्वी में हुआ था। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। वियतनाम के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर जानकारी आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट, मैक्सिमम तो EPFO का एग्जाम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ही देते हैं, तो इसके बारे में एग्जैक्ट कोई हमको मेरे पास आइडिया नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी कोई खास आइडिया नहीं है। खाड़ी युद्ध जो मुझे पता है कि ये 1991-92 के आसपास हुआ था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 91-92 के अब प्रथम विश्व युद्ध जानते हैं 1914 से 1918 के आसपास हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं तो मेरा क्या सीक्वेंस बनता है? सीक्वेंस बन रहा है कि सबसे पहले, सबसे इसमें लग रहा है कि 1526 सबसे पहले होगा। जहां एक होगा वहां पर देखते हैं। तो एक और एक कहाँ है मेरा? A और D, यानी कि E ऑप्शन मेरा गलत हो रहा है। यानी हम 50-50 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक के बाद पांच है तो एक के बाद 1526 से के बाद 5 होगा प्रथम विश्व युद्ध। क्या बीच में नहीं हो सकता है? यानी मुझे लग रहा है कि एक के बाद 5 नहीं हो सकता कभी, एक के बाद 3 हो सकता है। 3 मतलब फ्रांसीसी क्रांति। ट्रिक्स टेक्निक की अगर बात किया जाए तो ट्रिक्स भी कहता है कि एकाएक क्या एक के बाद 5 होगा। ये सब रिसेंट अगर युद्ध हुआ होता तो मुझे जानकारी होती, इसीलिए मेरा ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा सही हो गया। लास्ट 3-4 में से एक बचता है तो ये मेरा सही हो गया। और EPFO के जो फाइनल आंसर की है उसमें कमीशन के द्वारा यही आंसर लिया गया। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर कहता है कि विद्वता की एक शाखा जो यूरोप में विशेषतः 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक फली फूली और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी, किसे निर्दिष्ट करती है? तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरातन की बात कर रहा है पहले से। ये सबसे बहुत पुराने की बात कर रहा है, पुरावशेष की बात कर रहा है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? पुरातन बात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि स्त्री धन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक प्रकार के स्त्री धन को क्या कह सकते हैं? डॉरी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर उपहार में दी जाती है। बिल्कुल सही है, उपहार स्वरूप ही मिलता है। विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके प्रथम विवाह। देखिए यहाँ एक एक्सट्रीम वर्ड है, UPSC के क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं तो एक्सट्रीम को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। प्रथम विवाह हम लोग एक तरह से अभी सोच के चलते कि ये नहीं होगा, क्योंकि प्रथम विवाह के समय उपहार में दी जाती है। तीसरा है कि स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसकी संतानों और उसके पति को विरासत में मिल जाता है। बिल्कुल सही है। यदि मान लिया जाए कि अगर किसी स्त्री को अगर उसके मायके की तरफ से मिलता है कोई धन, तो उसके पति, उसके मृत्यु के उपरांत जो है उसके संतान या उसके पति को मिल जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग में यानी एक गलत हो गया। हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रिक से बन रहा है दो गलती होने से। यदि मान लिया जाए दो कैंसिल करते हैं इसमें, तो मेरा ये कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है, बस एक सही है मेरा और तीन सही है, जस्ट मैंने अभी देख लिया है। तो अब मेरा आंसर चार पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वन टू ही है, डेफिनेटली दो गलत होगा। अब बिना पढ़े हम काट सकते हैं, ये नहीं होगा मेरा, यानी एक तीन सही है इस आधार पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ये 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कितने राज्य और संघ राज क्षेत्र है। तो ये तो 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में कितना मेरा है, वर्तमान में 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है। ठीक है, तो हो गया, वर्तमान के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में कौन सा सही नहीं है। यूपीएससी में खासियत नहीं को ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब कहता है इसमें यूनेस्को ने, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था, यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया। ठीक है, यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 जो हॉट स्पॉट में से एक है, बिल्कुल सही है। अब क्या कहता है कि इसमें 2 संरक्षित क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है, गलत है। हाल ही में ओएनजीसी सर्वेक्षणों में विशाल तेल नीचे पाए गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां नहीं हम लोगों ने देख लिया, ये गलत है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये अयोध्या, अयोध्या किस नदी के तट पे है। तो हम लोग जानते हैं अयोध्या में, अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे है। ठीक है, ये तो मेरा आंसर हो गया। अब आता है कि एक जो चर्चित तीर्थ स्थल की बात किया जाए तो गंगा और यमुना के तट पर जो है कौन सा है, प्रयागराज है, प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद चलिए, ये फल्गु नदी के बारे में मैं बता दूं, ये बिहार में है फल्गु नदी, और ये फल्गु नदी जो है ये बोध गया, गया वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में खिलाफत कमेटी, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है खिलाफत कमेटी से रिलेटेड। अब खिलाफत कमेटी है और ये खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत सबसे पहली बात है, आंदोलन जो है ये मूवमेंट जो है स्टार्ट कब हो गया था, ये 1919 के आसपास, सॉरी 1919 के आसपास। अब कहता है खिलाफत कमेटी ने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी की सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के स्वीकार को स्वीकार किया था। तो ये हुआ था कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये किया गया था यहाँ पर बैठक। और ये सबसे बड़ी बात, इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी का ये अध्यक्ष बनाए गए थे, ये महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये भारत को जानो कार्यक्रम, यानी भारत को जानो का। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ लोग कहेंगे कि रेलेवेंट नहीं है, मैं कहता हूँ अभी भी है, क्योंकि यूपीएससी इस बार जो एग्जाम हुआ था, यूपीएससी प्री 2023 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा गया स्कीम से जननी सुरक्षा योजना। तो जननी क्या सुरक्षा योजना रिसेंट में तो स्टार्ट नहीं हुआ था, इसीलिए स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ऑल टाइम रेलिवेंट हो सकती है। अब देखिए जस्ट हम लोग पहले देखे थे 2017 और 2021 में अटल पेंशन योजना से कोई कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया। तो जानो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। जानो में ये है, जो विदेशों में बसे हुए भारतीय युवा है, भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम है। ठीक है, ये विदेश में जो है युवा लोग है उसके से संबंधित है जानो कार्यक्रम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। तो 19 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विशेष आर्थिक जोन, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके किसके लिए किया गया है। देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि करने के लिए नहीं, अतिरिक्त आर्थिक विधि ऐसा नहीं है। उपनगरीय क्षेत्रों में सुंदरीकरण के लिए नहीं, कभी नहीं है। ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है, एक प्रकार का इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। तो देहातों में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश के, इन्वेस्टमेंट के संवर्धन के लिए, बिल्कुल सही है इसका आंसर
डी होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन छठी शताब्दी बीसीई के गणों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं? ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली बात, प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। सही बात है, अल्पतंत्र थे, उस समय मेजोरिटी की कोई बात नहीं थी, अल्पतंत्र थे। प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय थे, राज थे, बिल्कुल सही है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती इस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज थे, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आता है कि बौद्ध मठ व्यवस्था संघ की कार्यविधि संघ राजनीति रूप से प्रतिवर्ती होती थी, बिल्कुल सही है। अब इस आधार पर 1 2 3 4, अब तीनों हम देखते हैं, तो इस आधार पर मेरा आंसर क्या हो रहा है? बी आंसर हो रहा है, यानी सभी सभी का सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम, यानी दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है 22 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय कपास के निर्यात में ह्रास, यहाँ ह्रास की बात हो रही है, कपास में तेजी की बात हो रही है, उत्पादन में। अब देखिए, अगर मैं रहूंगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सभी का सभी सही नहीं होगा, कोई ना कोई एक गलती होगा। दूसरी बात है, ये कपास की जानकारी कब के दी गई है, इसीलिए मैं इसको अटेम्प्ट नहीं लूंगा। आप लोग अटेम्प्ट लेंगे तो इसका क्या आंसर होगा, मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा। इसका क्या होना चाहिए मेरे तरफ से, आप अगर यदि दे रहे हैं तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन निजी प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों और सार्वजनिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्रारूपी विभेद है? ठीक है, अब देखते हैं इसका। बनाम साम्यता, पर्याप्तता बनाम साम्यता। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वैच्छिक बनाम अधिदेशात्मक सहभागिता। ठीक है, संविदात्मक बनाम सांविधिक अधिकार। ठीक है, निधियन से संबंधित। ठीक है, बीमा से संबंधित। अब बात ही हो रहा है कि जो प्राइवेट बीमा से रिलेटेड है कार्यक्रम है और सार्वजनिक बीमा कार्यक्रम के बीच है, तो ओवरऑल ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये जेनरिक स्टेटमेंट जनरल टाइप का लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? असंतुलित समृद्धि, अनबैलेंस्ड ग्रोथ तब प्रकल्पित होती है जब, अब देखिए कब होता है, प्रसार जो है विविध समृद्धि मार्गों पर साथ साथ हो सकता है, नहीं, गलती है। श्रम की पूर्ति नियत हो, बिल्कुल सही है। जब श्रम की पूर्ति, लेबर की जब हम सप्लाई जो है कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? मेरा अनबैलेंस्ड हो जाता है, इसीलिए ये सही हो गया। ये असीमित है, गलत है। पूंजी अगर असीमित कर देंगे तो फिर ये गलत हो गया। सक्रिय छत्र के लिए होती है, आवश्यक होती है मंद परे छत्र को क्रियाशील बनाए और उन्हें क्रियाशील बनाते, गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में संविष्ट किया गया था? 2015 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो 2012 का में जो है ये पॉलिसी को ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड रफ्तार के साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड, बिल्कुल सही है। अगले 5 वर्षों में भारत के ग्रामीण दूरभाष टेलीडेंसिटी 39% से उन्नत कर 70% करना, बिल्कुल सही है। रोमिंग प्रभारों को समाप्त किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। इसमें लग रहा है कि जनरली सही दे रहा है, पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी देना चाहता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ द्वारा नियत किए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मतलब एमडीजी के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, मिलियनियर डेवलपमेंट गोल के बारे में क्या बात होगा, हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब कहता है कि नीचे से देखते हैं, प्रबंधनों और सुनामियों के विषय में पर्याप्त और समय पर, अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में, तो आप उसका जरूर इंग्लिश देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी का कुछ ट्रांसलेशन यूपीएससी का बहुत खतरनाक होता है, कभी कभार समझ नहीं आता प्रबंधन क्या होता है। तो सुनामी के विषय पर पर्याप्त समय पर पूर्व चेतावनी देने की प्रक्रियाएं विकसित करना, गलत है।
यहाँ यूएनओ की एमडीजी की बात हो रही है। यह सुनिश्चित करना कि अल्पतम विकसित देशों की जनसंख्या ना बढ़े, ये भी गलत है। खाद्यान्न की नई किस्म विकसित करना जो भरपूर फसलें सुनिश्चित करे, ये भी गलत है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि अभी एमडीजी को खत्म करके एसडीजी लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन तरह की बातें हैं? नहीं है, बट स्वास्थ्य से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, तो इससे संबंधित होगा। ठीक है। और कई जगह एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी ध्यान को रखना है। यहाँ पर देखिए ए में क्या दिया है, अत्यांतिक निर्धनता को घटाकर, गरीबी भी उसमें है एसडीजी में, एमडीजी में भी है, घटाकर एचआईवी प्रसार को बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है 26 का ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और आप सभी को तो पता होगा, यूपीएससी से रिलेटेड आप लोग एस्पायरेंट है, तो यूपीएससी में एक खासियत रही है वर्ड पूछने का, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पूछने का। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कि जितने ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का उत्सर्जन किया जाता है, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट डी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन उस समय का करंट था, ठीक है, इसीलिए इसको स्किप करके हम चलते हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि हम लोग को अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगामी जो 2 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिक पार्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अभी। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? तो हरित क्रांति का जो मेन प्रभाव देखा गया, अगर हम लोग देखें तो मेन जो पार्ट बना था, ये पार्ट बना था इस क्षेत्र को। अब ये क्षेत्र पंजाब हरियाणा वाला पार्ट है, तो पंजाब हरियाणा वाला पार्ट में जो है, क्योंकि यहाँ पर नदी भी ठीक था और यहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम भी था, और इस कारण से जो है इसको क्या निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र में इस चीज को दिया गया था, हरित क्रांति साध्य बन गई थी। अब आता है नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? रंग भेद यानी अपार्थेड के बारे में बात हो रही है। रंग भेद क्या है? रंग भेद मतलब यही मैं समझ रहा हूँ, काला गोरा, इससे संबंधित बातचीत हो सकती है, जो मैं अगर अटेम्प्ट करूंगा तो। शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऐसा कुछ भी नहीं है बात है। चिकित्सा संबंधित, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ बात ही नहीं कही गई है। व्यावसायिक घोषणा पत्र, ये भी गलत है। प्रजातीय श्रम पृथककरण की बिल्कुल प्रजातीय संबंधित है, यदि मान लिया जाए कोई गोरा की बात कर रहा होगा, यदि कोई काला की बात कर रहा होगा, इससे संबंधित विभेद की बात, और इससे मेरा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा है। परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रकारों में सबसे लोच है? मतलब क्या? फ्लेक्सिबल है, इजिली एक्सेसिबल है लोगों को। अब बताइए, आप सोच के देखिए, कॉमनली क्या आप एरोप्लेन से सर्विस लेते हैं? क्या रेलवे से, रेलवे की कंपैरेटिवली क्या आप और इसमें ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है, और जल से जाना पसंद जाते हैं आप ज़्यादा। लेकिन मैं देखता हूँ सड़क से जाना हम लोग क्या करते हैं, हर जगह रोड बना हुआ है, इजीली एक्सेसिबल है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मुद्रा प्रसार, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। हम लोग इकोनॉमी को जानते हैं कि ये क्या करता है, मनी को एक्सपेंस करने की बात कर रहा है कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार के ब्याज दर एवं आय स्तर को प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि जब मान लीजिए एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोई भी बैंक क्या करती है, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कहाँ है? यहाँ पर देखिए, ब्याज दर को घटाती है। अब एक जगह देख रहे हैं, यहाँ पर तो ब्याज दर बढ़ाती है, ये तो नहीं होगा। ब्याज दर को बढ़ाती है, ये भी नहीं होगा। ब्याज दर और आय स्तर दोनों, अब देखिए यहाँ पर तो लिखा है ब्याज दर घटाती है, बट आय स्तर भी दोनों घटाती है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, अगर मान लीजिए एक्सपेंशन, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम को क्या मुझे करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा और ब्याज दर को घटा देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये 31 33 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, अब ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी प्रॉब्लम ऑफ रूबी किसका डीएसएससी का शोध प्रबंध था। अब देखिए, ये दी प्रॉब्लम ऑफ रूबी, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप लेना भी सीखिए, क्योंकि यूपीएससी में 100 में 100 बना लेने वाले यूपीएससी प्री में पास नहीं करते हैं। पास तो करते हैं, बट उनकी गलती होने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए कुछ जगह यहाँ भी ध्यान देना है कि
इसमें क्या करना है, बट इसका आंसर जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो है ये है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि फैक्चुअल नेचर जो ज़्यादा फैक्चुअल हो उसको स्किप करके चलना चाहिए। बट अगर कुछ, बट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिंगल लाइन फैक्ट है। तो सिंगल यूपीएससी में सिंगल लाइन फैक्ट में क्या होता है कि गलती ज़्यादा हो जाता है यदि कोई अगर कुछ उसमें संभावना ना दिखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि गंगा नदी की सहायक नदी पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाना है। अब देखिए गंगा नदी तंत्र में देखिए, यदि मैं देखूं, अगर इसमें मुझे एक झलक में दिख रहा है कोसी, कॉमन नजर आ रहा है कोसी। हम कोसी जानते हैं कि बिहार में है। कोसी कहाँ है? बिहार में है। और उसमें भी कोसी बिहार में जो है सो एक लास्ट सेकंड लास्ट की बात किया जाए, सेकंड लास्ट को ये रिवर है, यानी बिहार की अगर बात किया जाए, इस ये बिहार अगर मान लेते हैं तो बिहार के सबसे इधर इस वाले पार्ट में महानंदा है। क्या है? महानंदा है। और महानंदा के बाद ये इससे पहले क्या आता है? कोसी आता है। ठीक है, बिहार से। अब हम इधर की बात करें अगर इसमें कॉमनली, तो ये मेरा सेकंड सबसे लास्ट होना चाहिए, ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल, यानी मेरा ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। अब हम चल 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं यमुना, यहाँ भी शुरुआत में यमुना, यहाँ भी यमुना। अब घाघरा सोन गंडक, घाघरा गंडक सोन, ये घाघरा भी मिल गया, ये भी मिल गया। सोन गंडक में लोचा है, सोन गंडक। अब देखिए सोन जो है आप जानते हैं सोना के लिए फेमस है। गंडक पहले क्या होता है, बिहार के रिवर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बिहार के रिवर में क्या होता है, गंडक पहले होता है, तब बूढ़ी गंडक है। अब ये ऊपर से नदी रिवर आती है, ऊपर से मिलती है बिहार में, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आती है, और दक्षिण से जब उत्तर दिशा की ओर जाती है इसमें सोन आता है, पहले कर्मनासा तब सोन, इसीलिए इसका मैं मारूंगा। और ये नदी गंगा में मिलने की बात हो रही है, तो गंडक रिवर जो है ये मिलती है कहाँ जाकर के? क्रुसेला के पास, ये खगड़िया में, ये खगड़िया, ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया, वहां मिलती है। गंडक पटना में मिल जाती है। अब बताइए कि कहाँ आंसर होना चाहिए, पहले पटना आएगा या पहले खगड़िया आएगा? तो पहले पटना आएगा, इसीलिए आंसर इसका ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स 36, 37 भी मैथमेटिक्स हो गया। अब हम लोग 38 देखते हैं क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर कहता है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संघ स्पष्ट विभाजन, बिल्कुल जानते हैं हम लोग की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं शेड्यूल जो है इसी से बातचीत करता है। अब कहता है क्या एक होगा, दो होगा? संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया अनुसरण करना, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स जो दिया हुआ है 368, ये संविधान संशोधन संबंधित है, हमारे यहाँ मेंशन है, यानी 1 2 3। अब देखते हैं 1 2 3 किस किस में ऑप्शन पे आते हैं, मुझे सामान्य स्तर पर इतनी जानकारी है। अब देखिए ये मेरा कैंसिल हो गया, 1 नहीं है, ये मेरा 2 3 नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 1 2 3 है, यानी 4 5 पर पढ़ना पड़ेगा सर। 4 पढ़ लेते हैं। संघ की संसद और राज्य विधानसभा संप्रभु, सबसे पहली बात संप्रभु शब्द, सॉवरेन शब्द जो है हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो संसद जो संप्रभु कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है, ये ब्रिटेन में है, इसीलिए एक मेरा गलती हो गया। अब 4 गलती हुआ, ये मेरा कैंसिल हो गया, ऑलरेडी मेरा आंसर आ गया डी। अब हम 5 पढ़ने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? 39 नंबर क्वेश्चन, जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो कम किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं, निजीकरण नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन तो हो जाएगा जब कब? जब आप, प्राइवेटाइजेशन का रूल है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जब गवर्नमेंट 49% और प्राइवेट सेक्टर जब 51% शेयर होल्डिंग हो जाए, तब हम प्राइवेटाइज का संज्ञा देते हैं। पीपीपी मॉडल भी नहीं होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी। अब स्फीति, ये तो है ही नहीं, ये तो अलग ही हो गया, मतलब मुद्रास्फीति का उल्टा हो गया। अब आता विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। विनिवेश का मतलब ही होता है कि सरकार की स्वामित्व जो है कितना लाता है इसमें, गवर्नमेंट की जो है 51% के आसपास होती है। और चलिए नेक्स्ट इसका, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि निःशुल्क 14 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार? तो आप तो जानते हैं 6 से 14 है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
जिसने भी डीपीएसपी आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा 86 संविधान संशोधन, ठीक है, तो इससे हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि भारत का सब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। जी नहीं सर, ये केवल लगा करके यूपीएससी क्वेश्चन हम गलती कर सकते हैं, और नॉलेज के आधार पर देखा जाए तो वो राज्यसभा में ही वक्तव्य नहीं देंगे, बल्कि जब ये मंत्री बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो ये क्या होता है, मंत्री परिषद का हिस्सा हो जाता है। अब मंत्री परिषद लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में बोलने का अधिकार होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कहीं एक जगह का सदस्य मिल गया है तो कोई जरूरी नहीं है। आप कहते हैं लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता है, ये भी गलत है, बोलता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने लक्ष्य में मत नहीं दे पाएगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। ये जैसे हमारे रिसेंट की मैं बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वो प्रधानमंत्री रहते हुए वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, मनमोहन सिंह। तो इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव पर क्या है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर किसका अधिकार है, लोकसभा का अधिकार है, इसीलिए वो मत नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग 42 देखते हैं। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है यूपीएससी के पेपर को लेकर के, जो मैंने 15 साल का एनालिसिस किया है, आरएनडी किया है, ईपीएफओ का क्वेश्चन जो एपीएफसी का क्वेश्चन है उसके तुलना में बहुत ईजी लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं आपके सामने में मैं अभी सोच रहा हूँ और बना रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा बनाने में। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा अनुभव करते हैं ये पेपर को बनाते समय में। फिर कहता है नेक्स्ट में 42 नंबर में, कौन सी वह मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। मूल सॉरी, फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि मूल आधारिका, बेस की बात कर रहा है, सॉरी ये बेस की बात कर रहा है। तो इसमें जानते हैं कि जब हम मेरा संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसका 2/3 भाग हम लोग वहां से लिए थे, इसीलिए मूल आधार जो है ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाँ कह सकते हैं कि यूएस के संविधान से मैंने कुछ कुछ लिया है, ब्रिटिश से भी लिया है, तो समथिंग समथिंग पार्ट है मेरा, बट मेरा जो मूल आधार है ए है। नेक्स्ट आता है मलीमत कमेटी। तो मलीमत कमेटी जो है 2003 किसके सुधार के लिए बात करता है, तो मलीमत कमेटी का संबंध जो है ये हमारे भारत में दांडिक न्याय जो सीआरपीसी की बात करता है, दांडिक न्याय प्रणाली जो सीआरपीसी की बात कर रहा है उसमें उसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया था। नेक्स्ट आता है 44 कहता है भविष्य निधि योजना की हानियां, मतलब निगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब हानि की बात कर रहा है। अब देखिए, अब भविष्य निधि योजना की हानि क्या है। भविष्य निधि योजना में हम लोग देखते हैं कि कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाले जोखिमों के धन अपर्याप्त होता है, बिल्कुल सही है, यह हानि होता है इसका। मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य का क्षय कर देती है, बिल्कुल सही है। ये अनिवार्य बचत होती है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए किया सकता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये राष्ट्रीय विकास परियोजना में कैसे करेंगे काम हम, इसीलिए अगर 3 गलत होता है मेरा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए आंसर 44 का ए सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेस्टिसाइड से क्वेश्चन है, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी यानी संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को अनुवांशिकता जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका लाभ के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं अब इसका लाभ क्या होना चाहिए। इसका लाभ क्या दे, उन्हें जलाभाव सह बनाना, बिल्कुल सही है। उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। उन्हें अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों में उगने तथा प्रकाश संश्लेषण करने, ऐसा कहीं नहीं है सर, ऐसा कहीं बात नहीं गई है कि हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग अगर दे देंगे, बना देंगे तो ये अंतरिक्ष में स्टेशन में उगने लगेगा, ऐसा कोई नहीं है। 3 कैंसिल करने से देखते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब देखते हैं नीचे में ऐसा कुछ है, ये भी कैंसिल। सर मेरा आंसर तो आ गया, यानी मेरा 1 to 4, अरे 4 पढ़ना भी नहीं पड़ा मुझे, यानी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। अब देख लेते हैं, ये भी सही है, यानी मेरा आंसर आ गया। ट्रिक्स अप्लाई, एलिमिनेशन अप्लाई कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा आपका, ट्रिक्स प्लस एलिमिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि 46 नंबर क्वेश्चन, 46 में कहता है कि उपर्युक्त मदों में से
जीएनपी में शामिल कौन होता है? तो हम लोग जीएनपी को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। जीएनपी में देखते हैं क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, बिल्कुल सही है। प्राइवेट, सकल निजी, ग्रॉस प्राइवेट घरेलू निवेश, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, बिल्कुल सही है। विदेशों में निवल आय, बिल्कुल सही है। अगर मुझे जीडीपी यहाँ रहता तब विदेशी निवल आय को नहीं काउंट करते। जीएनपी है, बिल्कुल सही है, 4 का 4 सही है मेरा। ठीक है, ये नॉलेज देना चाह रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर में क्या बात की गई है? 47 नंबर क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वितरण के सिद्धांत की अंतर वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अब डिस्ट्रीब्यूशन की सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। अब यहां पर दिया हुआ है कि हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आय, विभिन्न व्यक्तियों के बीच आय का वितरण, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आय का वितरण, ऐसा भी नहीं है, वो तो जानते हैं वित्त आयोग के माध्यम से होता है। संपत्ति और आय में न्याय संगत वितरण, ऐसा भी नहीं है, न्याय संगत वितरण नहीं होता है। उपादान संसाधनों में के स्वामियों के बीच आय का, बिल्कुल सही है, उपादान संसाधनों के बीच स्वामियों के बीच आय का वितरण होगा, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि अब देखिए क्या है उत्पादन के कारक की। अब मांग देखते हैं, उत्पादन के कारक में क्या है? यह किसी उद्यम की लाभप्रदता का फलन है, ऐसा नहीं है, गलत है। अब कहता है कि यह पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है, यह भी गलत है। अब देखिए, कहता है यह आवश्यकताओं के सापेक्ष, जब ये मेरा 1 और 3 कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी मेरा आंसर सी आ चुका है। यानी पढ़ लेते हैं 2 4, यह आवश्यकताओं के सापेक्ष साधनों के दुर्लभ होने से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अब आता है 49। 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में क्या कही गई है? 49 नंबर क्वेश्चन में है कि जब देश कोई मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एरिया स्थापित करते हैं तो वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं, तथा अब देखते हैं पर क्या 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 सही है, क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए इस प्रश्न के अनुसार। वे बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर एक सर्वसामान्य प्रशुल्क स्थापित करते हैं, ऐसा नहीं है, सर्वसामान्य नहीं करते, इक्वल इक्वल नहीं होता, ये एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। अब कहते हैं वे बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर सभी, ये भी गलत हो गया। वे अन्य एक्सट्रीम वर्ड को नोटिस कर रहे हैं हम लोग, वे अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्रों के से होने वाले आयातों पर सभी प्रतिबंध, कैंसिल हो गया मेरा। कहता कि प्रत्येक देश बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर अपने अपने प्रशुल्क तथा कोटा के समुच्चय बनाए रखते, बिल्कुल सही है, यानी मेरा आंसर आ गया। फ्री ट्रेड जब एरिया को घोषित करते हैं तब। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, एफआईपीबी, एफआईपीबी से संबंधित क्या जानकारी है मेरे पास? ये कहता है कि विदेशी विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों की शीघ्र निकासी, क्लियरेंस सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि बोर्ड द्वारा निकासी क्लियर किए गए प्रस्तावों के क्रियान्वयन के अधिक आवधिक जो पीरियोडिक निरीक्षण करना, बिल्कुल सही है। एफडीआई के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए समय समय पर आवश्यक समझे गए अन्य सभी क्रियाकलाप करना, बिल्कुल सही है। उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से किए गए जा रहे एफआईपीसी की अन्योन्य क्रियाएं करना, बिल्कुल सही है। ये आंसर इसका सही है। बट मैं इसकी विशेषता बता दूं इसके बारे में, एफआईपीबी के बारे में, कि ये जो है 2017 में क्या किया गया, इसको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो गया मेरा 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महंगी मुद्रा शब्द किसे कहते हैं? क्योंकि यहां पर टर्मिनोलॉजी पूछने का, इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी खूब पूछता है यूपीएससी। तो अब देखते हैं महंगी मुद्रा क्या है। महंगी मुद्रा का मतलब ही होता है कि जिसका क्या होना चाहिए, उच्च ब्याज दर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च ब्याज दर होना चाहिए। एग्जाम्पल में महंगी मुद्रा, हॉट करेंसी की बात कर, तो हॉट करेंसी में क्या हम लोग लेते हैं? एग्जाम्पल में डॉलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है,
कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बात, उद्यम के शेयरों के बारे में विनिवेश पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। रंगराजन समिति ने क्या सुझाया था? रंगराजन समिति का रिकमेंडेशन था कि इक्विटी की मुक्त की जाने वाली प्रतिशतता स्पष्टता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य के लिए 74% से या 100% होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और अभी भी आप जानते हैं कि कई जगह जो है 100% कर दिया गया है। अब कहता है कि नेक्स्ट देखते हैं कि विनिवेश का वर्षवार लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट का वर्षवार लक्ष्य नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? एक होगा, वर्षवार। ये भी गलती हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन में। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब कहता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है, चाहे संसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी राज्यों की सहमति बिल्कुल नहीं है, बहुसंख्यक अगर बिल्कुल से नहीं है, संबंधित राज्यों की सहमति से बिल्कुल नहीं है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना बिल्कुल सही है। अगर कोई संसद चाहेगी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए अगर कहीं पर कोई कानून बनाना चाहती है तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम, देखिए फुल फॉर्म की बात आ रही है, फुल फॉर्म यहाँ ईपीएफओ में पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि एसपीएम के बारे में नहीं हो, पीएम के बारे में पता हो, क्योंकि पीएम के बारे में पीएम 2.5 और पीएम 10 यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, आपको पता ही होगा। ये प्री कब सीएससी में ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है? अब पार्टिकुलेट मैटर, अब फंसने की बात है, पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट। अब एस पर क्या? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में, नेक्स्ट देखते हैं भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे? तो उस समय ब्रिटिश को सोच के देखिए कि ब्रिटिश को हमारे देश से क्या चाहिए था? एक सूती वस्त्र चाहिए था। इसके लिए क्या किया? बंबई में जो है कारखाना पहला खोला था, ठीक है, 1854 के आसपास। पटसन उद्योग कहाँ खोला गया था? बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में खोला गया था, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ रिसरा में खोला गया था, ठीक है, ये रिसरा में खोला गया था। तो ये भी हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है? वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं करों द्वारा उगाई गई धनराशि का बंटन करना, ठीक है। टैक्स से जो भी पैसा आता है वित्त आयोग को क्या करती है? बांट देती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, यहाँ भाई साहब देखिए प्रायोजित योजना है, योजना का मूल्यांकन वित्त आयोग क्यों करेगा? दो गलती हो गया। जब ये दो मेरा गलती हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसको 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 कैंसिल कर दूंगा, यानी एक मेरा सही था। अब 3-4 पे देख लेते कौन हो रहा है। फिर योजना देखिए, यहाँ भी योजना यहाँ भी योजना, हम दोनों का दोनों कैंसिल कर देंगे। यूपीएससी कितना इजी क्वेश्चन दे रही है, योजना योजना एक जगह गलती, दो जगह गलती। अब 4 भी कैंसिल कर देंगे, मेरा आंसर क्या आ गया? समय बच गया, मेरा 3 हो गया आंसर। उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन हो, बिल्कुल सही है। अब जानते भी हैं कि सिद्धांत क्या क्या होता है। इस बार आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसको क्या बोला गया है? जनसंख्या। और मुझे लगता है कि शायद इससे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा इसका आधार पूछ भी लिया गया था, जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि इसमें पूछा गया था। हाँ, 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसी बार तो पूछा गया और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 2022 और 23 का पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीवाईक्यू का महत्व कितना है यूपीएससी के लिए या किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, आप देख सकते हैं कि कहाँ का ऑप्शन कहाँ टैली हो रहा है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में क्या कहता है कि आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। आईएमएफ में भारत का कोटा 4% अधिक है। यहाँ देखिए फैक्ट, हम लोग जानते हैं कि फैक्ट प्रायः गलती रहता है यूपीएससी में, 4% से अधिक है कोटा। अभी तत्काल हम गलत मान के चलते हैं इसको। अब आईएमएफ में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व होते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम लोग को नहीं पता है कि आईएमएफ अनुच्छेद 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित परीक्षण, हमको नहीं पता है 4 के बारे में, बट 3 गलती है ये पता है, 1 और 3 सही है। इस बेसिस पर देखते हैं, आंसर निकाल के देखना। अब देखिए कि 1 सही है, मतलब 1 सही है, मतलब ये होगा ये होगा ये नहीं होगा। अब पहले हटाना सीखे, एलिमिनेट कर लेते हैं।
अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब देखते हैं 4 फैक्ट के बेसिस पर देखते हैं। मेरा एक अनुभव कहता है PYQ का कि फैक्ट गलती रहता है। 4 2 हटाते हैं, ये मेरा हट गया और ये हट गया, मेरा आंसर मेरा आ गया 1 3 4। अब मुझे नहीं पता था 4, फिर भी मेरा आंसर आ चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कहता है, ये भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन धारित पद क्या था? ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है और यूपीएससी खासतौर पे इन तरह के प्रश्न नहीं पूछती है। 2015-16 में इस तरह के पूछने का पैटर्न था, अब नहीं पूछती है, ठीक है। तो फिर भी जान लीजिए कि ये जो है सोवियत संघ में राजदूत थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो ईपीएफओ एपीएफसी 2015 के जीएस वाला पार्ट का हम लोग एक पार्ट 1 देख लिए 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, और इस प्रकार नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आप लोग अब तक बने हुए हैं इसके लिए धन्यवाद। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।